हेलो फ्रेंड्स, ये वर्तमान साहित्य का समकालीन महिला लेखन महाविशेषांक मेरे हाथ में है। और लेखन पर जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, लेखन और लेखक के जीवन पर आधारित किताबों पर, तो ये जब पत्रिका मेरे हाथ में आई तो मैंने सोचा कि इसमें तो हमारे समय की आधी आबादी जो है उसके बारे में इसमें बात हुई है। महिला लेखन महाविशेषांक है, ममता कालिया मैडम के संपादन में आया है, तो क्यों ना इस पर बात मैं करूं आप सबसे। और इसमें काफ़ी सारी कहानियां मैं पढ़ चुकी हूं, कुछ ही कहानियां हैं जो अभी बची हैं, काफ़ी लेख भी मैंने इसके पढ़ लिए हैं। दो तीन विषयों पर मैं ज़रूर यहाँ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्त्री लेखन को अलग से रेखांकित करने की ज़रूरत ही क्या है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में जो पुरुषों की और स्त्रियों की दृष्टि है और की जो स्थिति है और उन स्थितियों को देखने की जो दृष्टि है उसमें बहुत भारी अंतर है। और यह अंतर हम उनके लेखन को पढ़ते हुए भी पाते हैं और समाज में भी पाते हैं, तो उसको अलग से रेखांकित किया जाना निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि जितना इस विशेषांक का महत्व या इस तरह के विशेषांकों का महत्व जितना आज हमको नहीं लग रहा, शायद आगे आने वाले समय में इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे समय को जानने समझने के लिए। तो एक बात और मैं इसमें यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी, और गीताश्री मैम ने भी अपने अभी जब जो वर्तमान साहित्य का कार्यक्रम हुआ जिसमें कि संघ पर चर्चा हुई, उसमें भी उन्होंने कहा था कि कहानियाँ जो है कम समय में लिखी गई हैं, और ये होता है कि जब भी आपसे अप्रकाशित कहानी मांगी जाएगी और सीमित समय में मांगी जाएगी, तो हमेशा ये संभव नहीं होगा कि हर लेखक की प्रतिनिधि कहानी या सर्वश्रेष्ठ कहानी ही अंक में शामिल हो या अंक तक पहुँचे। तो उस तरीके का अगर हमको प्रयास करना है तो उसके लिए हर लेखक की, लेखिका की आपको प्रतिनिधि कहानी लेना होगा और फिर उस पर चर्चा करनी होगी। लेकिन जैसा मैम ने भी कहा वहाँ पर, और मैं भी मानती हूँ कि अनगढ़ का भी अपना सौंदर्य होता है और निश्चित ही महत्व तो है ही, जिस महत्व की मैंने पहले बात की। तो इन कहानियों में मुझे जो सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि इन हर कहानी के पीछे एक विचार है जिसके साथ ये कहानी कही गई है। अब जो विचार है, कोई भी जो विचार होता है, खाली जो विचार है वह कभी भी साहित्य नहीं हो सकता। जो विचार है, मुझे लगता है कि एक चिड़िया का या गिलहरी का जो नवजात बच्चा होता है वह उसके जैसा होता है और बहुत नाजुक होता है वो, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं होता। खूबसूरत वह तब बनता है जब उस पर शिल्प के, भाषा के नन्हे रोए उस पर हम आने लगते हैं, उगाते हैं, तब वह अट्रैक्टिव होता है। और अगर किसी घोंसले में हम केवल रंग बिरंगे पंख रख दें, तब भी वह क्या उसका औचित्य होगा। हो सकता है वह क्षणिक आकर्षण, क्षणिक जो क्रेज़ है वो हमारे अंदर भीतर पैदा करे, लेकिन एक लंबे समय में वह कोई नया जीवन तो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर मुझको अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की एक बात याद आ रही है जो उन्होंने कथा रंग के कार्यक्रम में कही थी, एक संदर्भ में। तो उन्होंने कहा था कि जो हम कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, तो जो साहित्य है वो आम की गुठली है। और उस गुठली का महत्व क्या है कि जब हम उसको सही भूमि पर रोपते हैं और उसके भीतर से जो अमोला निकलता है, उस अमोले का महत्व है। तो यही बात इन कहानियों में भी है कि जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ विचार करने पर ये आपको बाध्य कर देंगी, ऐसा मुझको विश्वास है। और यही इन कहानियों की सबसे बड़ी सफलता है। सबसे पहले मैंने जो इसमें जिस क्रम में मैंने पढ़ा है उस क्रम में बात नहीं कर रही हूँ, जिस क्रम में मेरी पढ़ी हुई चीज़ें मेरे सामने इस पत्रिका में है उसमें मैं बात करती हूँ। मैंने रोहिणी अग्रवाल जी का अभी आलेख पढ़ा है इसमें, और उसमें मुझे दो बातें बड़ी खूबसूरत लगी और थोड़ा सा अपने आप से शिकायत भी हुई। उससे पहले क्यों ना मैं ममता कालिया मैम के संपादकीय पे कुछ बात अपनी कहती चलूँ। उसमें एक लाइन का जिक्र मैंने शायद पहले भी ये लिखा और मैं फिर कहना चाहूँगी कि उन्होंने लिखा है कि सीमा शब्द हमने भूगोल के लिए छोड़ दिया है, साहित्य का आकाश असीम है। तो ये बात बहुत, और बहुत छोटी सी पंक्ति में ममता मैम बड़ी बात कह देती हैं, ये सदा मैंने देखा है।
उसके बाद अनामिका मैम का अभी मैंने पढ़ा नहीं है आलेख, मेरा मन है पढ़ने का। इसको मैं अब अगली बार जब भी मैं इस पत्रिका को उठाऊँगी तो गरिमा मैम का तो मैंने पढ़ लिया, अनामिका मैम का मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। अब जो रोहिणी मैम ने लिखा है महादेवी वर्मा जी की अतीत के चलचित्र किताब पर उन्होंने लिखा है, और मुझे अपने भीतर शर्म आई कि मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है। अतीत के चलचित्र अगर मैंने पढ़ी होती तो मैं और कहीं गहरे से इस आलेख से जुड़ पाती, लेकिन इस आलेख को पढ़कर ज़रूर मेरे मन में ये बात है कि मैं इस किताब तक अब पहुँचूँ। इसमें दो बातें मुझे बहुत सुंदर लगी मैम ने जो कहा है अतीत के चलचित्र के इत्र, मैं उन पर बात कर रही हूँ कि उन्होंने लिखा कि पग पग पर पुरुष से सहायता की याचना ना करने वाली स्त्री की नियति कुछ विचित्र सी है। वह जितनी ही पहुँच के बाहर होती है पुरुष उतना ही झुंझला जाता है, और यह झुंझलाहट मिथ्या अभियोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो अप्राप्य है उसी को प्राप्त प्रमाणित करके हमें संतोष होता है। तो ये बहुत गहरी बात है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्त्रियां इसको करीब से जो है अनुभव करे हुए होती हैं। एक और आलेख मैंने इसमें पढ़ा है सीमा आज़ाद जी का औरतें, आंदोलन और संस्कृति। तो ये इस आलेख ने मुझे बहुत चकित भी किया जब मैंने इसको पढ़ा। शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उस पर ये आधारित है, और ये दिखाता है कि स्त्रियों को किस तरीके से पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनका उद्देश्य सही भी है तो वहाँ पर भी स्त्रियों का जो देह है वो उसको नहीं दे रहे। वो कहती है वहाँ पर जो वक्ता आता है बोलने के लिए, और एक मुझे लगता है एक घेरे जैसे में सब लोग बैठे हैं, तो जो वो वक्ता बोलता है वह उस पुरुषों की तरफ मुंह करके बोलता है और स्त्रियों की तरफ पीठ करके बोलता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आई हैं, और इसी संदर्भ में मुझको एक कहानी का भी याद आता है। कहानी आगे आती है तो मैं उस पर बात करती हूँ। वह कहानी भी शाहीन बाग पर ही आधारित है, इसलिए मुझे याद आ रही है। अभी मैं बात करती हूँ जो है शंपा शाह मैम का एक इसमें आलेख है बिन भाषा संवाद। तो बहुत ही सुंदर है। मैं नहीं जानती कि आलोचना के स्तर पर है या निबंध के स्तर पर इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, लेकिन एक संस्मरण के रूप में, नई जानकारी के रूप में बड़ा ही सुंदर है। और विजयनगर जिले के अपाल राजूपेटा नामक गांव के कुम्हारों के संदर्भ में है। वहाँ पर एक वर्कशॉप होती है उसके संदर्भ में है, और बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर बातें इसमें निकल कर आती हैं। मैं अधिक इस पर कुछ कह नहीं रही कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और इसमें अंतिम दो पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ कि ऊपर से दिखने वाली तमाम भिन्नताओं के बीच भीतर कहीं गहरे में कई अदृश्य सुरंगें हैं जो आपस में हमें जोड़े हुए हैं। इस गांव में विभिन्न भाषा बोलने वाले अलग अलग क्षेत्र के कुम्हारों का एक संगम वहाँ पर हुआ था, और किस तरीके से वह आपस में संवाद करते हैं जबकि वह एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, उस पर आधारित ये है लेख है। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, मुझे बेहद पसंद आया ये आलेख। और अलका प्रकाश जी का आलेख है आगे। ये शायद अभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो जब मैं पढ़ लूँगी तभी मैं इस पर कुछ कह सकूँगी। कुछ चीज़ें अभी मेरी छूटी हुई हैं इसमें। फिर आगे कहानियों पर मैं आती हूँ, क्योंकि कहानियाँ ही मेरी विधा भी है। तो इसमें सबसे पहली कहानी वरिष्ठ लेखिका उषा किरण खान मैम की है, मुझे मछली बनना है। और छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी बात कहती है ये कहानी। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हर कहानी में एक बड़ा ही खूबसूरत विचार है जिसे लेकर वो कही गई है। कि इसमें एक पंक्ति आती है कि मैं जो हूँ, दो बच्चे हैं जो कह रहे मछली बनना चाहते, एक चिड़िया बनना चाहता है। तो वो कहते, तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है कि लेकिन जानते हो चिड़िया को आकाश में और मछली को जल में खतरे ही खतरे हैं। तो बिल्कुल हम कहीं पर भी रहें सुरक्षित नहीं होते पूर्ण रूप से, हर जगह के अपने संघर्ष होते हैं। तो कैसे हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं पर रहकर हमको खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। शायद अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो ऐसी बात मैम संदेश देना चाहती हैं। अगली कहानी है बदहवास आदमी और हम, सारा राय मैम की कहानी है।
बहुत ही खूबसूरत कहानी है और मैं कहूँगी कि इस कहानी को ये एक बार पढ़ने की कहानी नहीं है। इसके मर्म तक पहुँचने के लिए आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और बहुत बड़ी बात कहती है। और इस कहानी का जो शिल्प है मुझे बहुत प्रभावित करता है। भाषा तो बहुत सुंदर है ही है। और एक चोर के बारे में ये कहानी है जो एक टीवी चुरा के भागा है, और जिसका टीवी चुराया है वह उसके पीछे भागा है, अन्य लोग उसके साथ भागे हैं उसको पकड़ने के लिए। ये एक इसको अगर हम एक आम कहानी की तरह कह देते तो ये बहुत एक मामूली कहानी बन के रह जाती। लेकिन इस कहानी को जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है और अंत में जैसे एक बड़े रूपक की तरफ वह इसको ले जाती हैं, वह दिखाता है कि हाँ, कहानियों को किस तरीके से साधा जाता है और कैसे एक छोटी सी घटना से या छोटी सी बात से कैसे एक बड़ी कहानी हम बुन सकते हैं। तो अगर आपको कहानियों के शिल्प में रुचि है तो उस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत प्यारी कहानी है। अगली कहानी मधु कांकरिया मैम की है, बबुआ कहानी है। बहुत शोधपरक मैम का लेखन होता है, बहुत उनका भी संगत में इंटरव्यू भी हमने देखा था और बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये भी कहानी बताती है कि कैसे जो एक लड़की है जो बोल्ड दिख रही है, अपने निर्णय खुद ले रही है, कमा भी रही है, तो शायद एक समाज का अनुकूलन ऐसा है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं कि ब्याह को एक स्त्री के लिए अंतिम सत्य बना दिया गया है, तो वह अपनी पूरी पॉजिटिविटी, अपनी पूरी फ्रीडम को जो है तिलांजलि दे देती है और खुशी खुशी दे देती है और वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर जाती है। वह भी एक बड़े ही बेमेल विवाहिक जीवन में इस समस्या को उन्होंने दिखाया है संवादों के माध्यम से। तो ये इस कहानी में आता है। और अंत की लाइन इसकी भी बहुत सुंदर है, पढ़िएगा इसको, कहानी को आप। फिर गीता श्री मैम की कहानी आती है स्वप्न भंग। तो इस कहानी पर मैंने अभी कहीं लिखा भी था शायद। तो ये कहानी मुझे दो चीज़ों के लिए बहुत भाई। एक तो ये कि इसमें एक लड़की, एक स्त्री है जिसको कि मीठे का बहुत शौक़ है और ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करना चाहती, आराम करना चाहती है, खूब आराम तलब जीवन जीना चाहती है और उसको लगता है मैं तो कोई भारी काम नहीं कर सकती। एक स्त्री के रूप में जिस तरीके की एक मुलायमियत, एक नज़ाकत हम लोगों को अनुकूलित कर दिया जाता है, हमको हमारे भीतर भी आ जाता है कि हाँ, हम कोई भारी काम नहीं करेंगे, तो उस तरीके का उसका है। लेकिन वही स्त्री जब समय आता है, और मैं वापस क्यों ना लौट चलूँ रोहिणी मैम के लेख की तरफ, वहाँ पर एक बात उन्होंने लिखी थी जो कि मुझे इस कहानी के संदर्भ में वापस जाकर मैंने तब भी उसको पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि जब तक स्त्री स्वभाव से इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि मिथ्या पराभव की घोषणा से विचलित ना हो, तब तक उसकी स्थिति अनिश्चित ही रहती है। ये महादेवी वर्मा जी ने ये निष्कर्ष दिया है अतीत के चलचित्र में। तो इतने समय पहले महादेवी वर्मा जी ने जो बात लिखी है, बिल्कुल वही उस चीज़ को सत्य साबित करती है गीता श्री जी की उमा देवी, कि जब समय पड़ता है, जब कोविड आता है, सबकी नौकरियां चली जाती हैं, पति की भी जब नौकरी चली जाती है और जब वापस से कुछ कुछ काम मिलने लगता है तो भी सैलरी आधी मिलती है, तो यह स्त्री हर वो काम कर ले जाती है जिसके को करने के लिए पहले उसे स्वयं पर ही संशय था। और एक और बड़ी खूबसूरत बात इसमें आती है कि जो हम जनरेशन गैप की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको सब सुविधाएं चाहिए, लेकिन एक चीज़ हम जो मिसिंग होती है अधिकतर कहानियों में, मैं देखती हूँ कि उनके पीछे का परिश्रम। हम जब निम्न वर्ग की कहानियाँ लिखते हैं तो कई बार हम बड़े बायस्ड हो जाते हैं। हम उनकी तकलीफ़ें तो दिखाते हैं, हम उनका संघर्ष दिखाते हैं और उसका, लेकिन जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसका ठीकरा कहीं ना कहीं समाज पे या सरकार पर थोप देते हैं। उनके का जो भीतरी संघर्ष है, उनके अंदर की जो ये जिजीविषा दिखाना कि वो अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए खुद कितना तत्पर है, वह उन कहानियों में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो वह इस कहानी में बड़ी खूबसूरती से आया है, और कैसे आया है यह आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो जानेंगे। उसके बाद प्रतीक्षा मैम की अभी कहानी मुझे पढ़नी है, बहुत सुंदर उनकी भाषा रहती है, और तो इस कहानी को मैं पढ़ूँगी। अच्छा नहीं, मैंने ये कहानी पढ़ी है। ये कहानी जो है
दो व्यक्तियों में से एक के जाने के बाद का जो अकेलापन होता है उसको उसको उस पर ये कहानी बात करती है। और प्रतीक्षा मैम के पास बहुत ही खूबसूरत भाषा है, बहुत ही खूबसूरत। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसके भाषा के प्रवाह में, उसके सौंदर्य में बिल्कुल खो जाएंगे। तो इसको पढ़िएगा आप। एक उन्होंने एक पंक्ति इसमें आई है कि पुराने घर की ऊष्मा उसे याद आती, किसी और के किसी और इंसान की महक, खाना पकने की खुशबू, साफ धुले धूप में सूखते कपड़ों की करारी महक। यहाँ इस घर में हर चीज़ नम थी, सीली थी। अंधेरे की महक उसे कभी छोड़ती ना थी। साफ धुले स्वच्छ की महक के लिए उसके दिल में फूक उठती। तो ये कहानी जो है स्मृतियों की बात करती है, अकेलेपन की बात करती है। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत प्यारी भाषा है उनके पास में। वंदना राग मैम की कहानी को मुझे अभी पढ़ना है। उसमें ये विभाजन के बाद की कहानी है और बहुत अलग दृष्टिकोण से लिखी गई है। मैंने इसके बारे में सुना है और मुझे पढ़ने की बहुत जिज्ञासा है, अभी मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। फिर मनीषा कुलश्रेष्ठ मैम की कहानी है अ गर्ल फ्रॉम। इस कहानी का भी जो विचार है वो बहुत बड़ा है, मुझे प्रभावित किया उसने कि कैसे पूर्वाग्रह हैं हमारे कि हम किसी भी लड़की को देखते हैं उसके कपड़ों के माध्यम से, उसके बोलने के तरीके से हम कितना जजमेंटल हो जाते हैं। तो उस पर ये कहानी बात करती है। और मनीषा जी मेरी बहुत प्रिय लेखिकाओं में शुमार हैं। तो मैंने इस कहानी को पढ़ा और अच्छी कहानी है, मुझे इस कहानी का विचार बहुत पसंद आया। तो दिव्या माथुर जी की कहानी अभी हाँ मैंने पढ़ी है कहानी। बहुत, हाँ ये कहानी बहुत प्यारी और बहुत धीमी गति से, बहुत सुंदरता से कहानी चलती है। और बस मुझे इस कहानी में अंत में ये लगा था कि अंत जो है यकायक सकारात्मक हो गया था। ये भी थोड़ा उसी गति में चलता है जिस गति में पूरी कहानी चली। तो बाकी बहुत मार्मिक कहानी है। एक स्त्री है जो कि बेड रिडन है, अस्पताल में है, वो अपने घर जाना चाहती है। इसमें भी देखिए वापस अपने घर की स्मृतियां हैं। जो घर होता है उसमें कितना हम उससे अटैच हो जाते हैं हर कोई अपने घर से। तो उसी घर में जाने की बहुत उसको बेताबी है कि वो वहाँ पर जाए अपने घर में। और कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं परिवार की कि वो उसको हॉस्पिटल में रखे हैं, नर्सिंग केयर में रखे हैं और वो चाहती है कि उसके पास जितना भी समय है वो घर पर रहे। तो इस कश्मकश को, द्वंद्व को और विषम परिस्थितियों को कहानी कहती है। और बहुत इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं और कितना दोनों ही पक्षों के लिए, जो केयर दे रहे हैं परिवार वाले उनके लिए भी और जो पेशेंट है उसके लिए भी, दोनों के लिए बहुत दर्दनाक होता है और बहुत कठिन होता है। उस पर ये कहानी बात करती है। फिर चैप्टर क्लोज कहानी आती है, रजनी गुप्त मैम की कहानी है। सीनियर राइटर हैं और बहुत साहसी स्त्री के रूप में हम उनको जानते हैं और उनकी जो कहानियों के पात्र होते हैं वे भी बहुत साहसी होते हैं। तो ये भी अकेली स्त्री की कहानी है, लेकिन ये जो अकेलापन है वो उसको कैसे, उसको विचार की नहीं बनने देती अपनी, उस कहानी उस पर ये बात करती है। ये एक नई समय की स्त्री की मजबूती को हमें दिखाती है कहानी। उर्मिला शिरीष जी की कहानी तिकड़म है। और जो जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि स्त्रियों का लेखन तो आज भी घर परिवार चूल्हे चौकी तक सीमित है, उनको ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हालांकि मुझे तो लगता है कि अगर स्त्रियों का जो लेखन है वो घर परिवार की बातें कर रहा है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो जहाँ है वो वहीं की बात करेगा। और अगर स्त्रियों को आप आज भी घर परिवार तक सीमित करके रखेंगे तो वो वहाँ की विसंगतियों को और वहाँ पर जो असमानता है, वहाँ पे जो सूक्ष्म उनके साथ में अत्याचार उन पर होते हैं या मानसिक शोषण उनका होता है, तो उन सब पर क्यों नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा और वही सत्य लेखन भी होगा और उसी लेखन का आगे महत्व भी होगा। कि अगर एक स्त्री जो है पॉलिटिकल उस पर लिख रही है और बाकी सब भी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे लिख रहे हैं, तो उस चीज़ का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व कि अपने भोगे हुए यथार्थ को या अपने आसपास जो हो रहा है उसको दर्ज करने का होगा। और ये वाली दृष्टि हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए कि जो सच है
उसको तो लिखा ही जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर सच एक बार के लिए हमारे पास कमज़ोर शिल्प और कमज़ोर भाषा के साथ भी आता है तो मेरे लिए उसका महत्व ज़्यादा होगा, और आने वाले समय में तो निश्चित ही उसका महत्व ज़्यादा होगा। और तो तिगड़म जो कहानी है, कमाल कहानी है, बिल्कुल आप उसको पढ़िएगा। संग्रह की जो 4-5 कहानियाँ मुझे अगर बेस्ट 5 बतानी हो, तो अगर मैं भूलूँगी तो उसमें मैं इस कहानी को ज़रूर शामिल करूँगी। और ये है कि जो हमारा हमारा जो जीवन है, इसमें हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ गलत साबित होते हैं, कुछ सही साबित होते हैं। तो जब कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत संगत कैसे हमको जो है मृत्यु की ओर धकेल देती है, उन विषमताओं पर कहानी बात करती है। और क्या केवल हमारे गलत निर्णय ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, या समाज का और कुछ लोगों का स्वार्थ भी उसके पीछे था? तो इन सब पर कहानी बात करती है। बहुत अच्छी कहानी, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। फिर कहानी है अनीता भूपेश जी की, शाम है धुआं धुआं। ये स्त्री के अकेलेपन की कहानी है, जहाँ पर वह सबके लिए कर रही है स्त्री, और लेकिन उसके विषय में कोई नहीं सोच रहा है। तो उस पर ये कहानी बात करती है। लेकिन इस कहानी में इस तरीके की कहानियाँ हमने बहुत पढ़ी भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की कहानियाँ पहले नहीं लिखी गई, कि जो घर की बड़ी लड़की है और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि वो कमाने लग जाती है, और घर की जो फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो उस पर डिपेंड करती है। तो उसकी शादी के बारे में कोई नहीं सोचता, वह सबके लिए करती है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन यहाँ पर जो एक पॉजिटिव चीज़ आती है, जिस चेंज के संग कहानियाँ आती है, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि इन कहानियों के पीछे का जो विचार है वो बहुत बड़ा है। और इस कहानी को भी जो बड़ा बनाता है वह ये बनाता है कि अधिकतर जो कहानियाँ मैंने पहले इस विषय में पढ़ी हैं, उनमें इस तरीके से होता है कि जितना भी कुछ था माता पिता का, वो सब जो है बाकी लोग ले जाते हैं, और वो जो लड़की है उसको कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पिता की सोच में कैसे बदलाव आता है कि वह अपनी इस बेटी का जो फ्यूचर है वो अपनी तरफ से सिक्योर करके जाता है। तो ये इस कहानी को बड़ा बनाती है, और मुझे लगता है कि इस बात के लिए कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। चौथा मुसाफिर जयंती रंगनाथन जी की कहानी है, और बहुत फेमस है वो अपनी रहस्यमयी कहानियाँ लिखने के लिए, और सस्पेंस स्टोरीज़ के लिए, और अलग तरह के लेखन के लिए। तो ये कहानी भी कुछ ऐसे ही अब कहानी का रहस्य तो मैं बता दूंगी, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे उसको, तो इसको पढ़िएगा आप लोग। इसके बाद जो कहानी आती है लय नीलाक्षी सिंह जी की, मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है इस संग्रह की, और बहुत ही सुंदर है। बहुत सीनियर राइटर हैं, बहुत सधी हुई उनकी कलम है, और इसमें जो समाज की विसंगतियाँ हैं, विद्रूपता है, उसको जिस हास्य के साथ उन्होंने कहा है, एक आपको कहानी को पढ़ते हुए आपके चेहरे पर एक मुस्कान भी बनी रहेगी, ये बड़ी बात है। और कहानी अपनी सारी बातें भी कह जाती हैं। पकड़ुआ ब्याह पर ये कहानी आधारित है, और पकड़ुआ ब्याह केवल दबंगाई के कारण नहीं हो रहा है, उसके पीछे की जो कारण है समाज के, कि किस वजह से इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई, उन सब पर भी कहानी बात करती है बिना लाउड हुए। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर पसंद आएगी। इसमें गोह भी आती है। गोह से मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है, और मुझे लगता है कि अगर गोह का मोह छोड़ा भी जा सकता था, गोह ना भी होती इस कहानी में, कोई तो भी कोई बहुत अंतर नहीं आता कहानी की उत्कृष्टता पर। अभी भी बहुत सुंदर कहानी, और तब भी बहुत सुंदर रहती। फिर कुसुम भट्ट जी की कहानी है जोगनी, मैं अभी नहीं पढ़ पाई हूँ, छोटी सी कहानी है, इसको मैं पढ़ लूँगी जल्द ही। अंजू शर्मा जी की कहानी भी अभी मैंने नहीं पढ़ी है। कुछ कुछ कहानियाँ हैं जो रह गई हैं पढ़ने से। संभव कई बार होता है, हम पत्रिका खोलते हैं तो कुछ पन्ने आगे से खुल जाती है। फिर दूरी कहानी है कांक्षा पारेख काशिफ जी की, बहुत सुंदर शुरुआत है, बहुत ही प्यारी शुरुआत है। आप शुरू की 4 लाइन अगर पढ़ लेंगे तो फिर आपका मन नहीं करेगा कि इसको आप छोड़ें, आप इस पूरी कहानी को पढ़कर ही उठेंगे। थोड़ा सा मैं पढ़ ही देती हूँ शुरुआत। सूरज का घोड़ा चढ़ा, दिन में थोड़ा सा अड़ा, और फिर ढल गया। रात के कारीगर ने धोखनी में उसे तपाकर हथौड़े से पीट कर नीचे सरका दिया।
बिल्कुल नीचे, ताकि तारों के झुरमुट के बीच से चाँद रास्ता बना सके। फिर आगे इसमें आती है लाइन, काश मैं चिड़िया होती, और मुझे वापस उषा किरण खान मैम की वो पंक्तियाँ याद आती हैं। तो बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर वाक्य विन्यास है, और ये कहानी भी जो है कोविड पर आधारित है। गीता श्री जी की भी कहानी कोविड पर आधारित है। इसमें देखिए समय कैसे दर्ज होता जाता है कहानियों में। और इसमें एक देखिए बड़ी मार्मिक पंक्ति है कि पापा के जाने के बाद मम्मी रो भी नहीं पाई। उनके सामने जीवन का संकट इतना विकट आ खड़ा हुआ कि जो चला गया उसके बजाय वे जो हैं उन्हें बचाने में जुट गई। तो एक दो पेशेंट हैं जो कि कोविड वार्ड में एडमिट हैं, उनके बीच के परस्पर संवाद को ये कहानी बीच के परस्पर संवाद से कहानी आगे बढ़ती है, और बहुत सुंदर कहानी है। फिर उसके पश्चात विजयश्री तनवीर जी की कहानी है निर्वाण। निर्वाण भी बहुत प्यारी कहानी है, आप लोग इसको पढ़िएगा। विजयश्री की भाषा बहुत सुंदर है, बड़े धैर्य से, बड़े इत्मीनान से एक एक वाक्य को मांझ कर वो लिखती हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे अपनी कहानी यमुना बैंक की मेट्रो भी याद आती है, क्योंकि ये भी ट्रेन में ही कहानी हो रही है। जो नरेटर है वो आसपास के पात्रों को देखकर कहानी कह रही है, ऐसा ही यमुना बैंक के मेट्रो में भी है। और अगर मैं सही हूँ तो मुझे सुषमा गुप्ता की भी एक कहानी याद आती है, अघोरी का शाप शायद नाम है, अगर मैं सही हूँ तो। मुझे पूरा अभी मेरे सामने किताब नहीं है उनकी। तो इसमें भी ऐसे ही एक साधु आते हैं, तो अच्छी कहानी है। फिर इसके पश्चात इश्क और इनकलाब आती है, जो मैंने आपसे कहा था कि शाहीन बाग से है। और फिर वही बात आती है कि जो आंदोलन में एक लड़का और लड़की मिले हैं, और वह लड़का जो कि समानता की बात करते हुए आंदोलन में शामिल हुआ है, जो उस लड़की के विचारों से प्रभावित हुआ है, जब उसी से वह शादी कर लेता है तो वह उसकी जो अपेक्षा है उस लड़की से कैसे बदल जाती है। तब वह केवल उसको घर की एक स्त्री के रूप में देखना चाहता है, और उसका जो पूरा व्यक्तित्व है उसको कुचल कर रख देना चाहता है। इस पर कहानी बात करती है। बिल्कुल हमारे आसपास इस तरीके की घटनाएं हमने देखा है, और जो पितृसत्तात्मकता की जो जड़ें हैं जो कितनी गहरी धसी हुई हैं, कि ऊपर से जो पुरुष हमको स्त्रियों के पक्ष में दिखते हैं, जब आप उनको सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जान जाएंगे उनकी बातों से कि ये सब जो संभ्रांतता है, जो एक इक्वालिटी का नारा है, वह सिर्फ ऊपर उड़ी हुई विनम्रता है, भीतर कहीं ना कहीं वे अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। इसके पश्चात आखिरी कविता जयश्री रॉय की कहानी है। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत बिल्कुल कविता सी कहानी है, धीमे धीमे आगे बढ़ती है, और इसका कहानी का शिल्प भी मुझे प्रभावित करता है। बहुत अलग तरीके से कहानी को उन्होंने कहा है, और जयश्री रॉय के पास भी बहुत सुंदर भाषा है। मुझे उनका लिखा हुआ पढ़ने में इसलिए आनंद आता है, तो पढ़िएगा इसको। इसमें भी मुझे अंत में लगा कि शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कि अंत में मुझे लगा कि जो नरेटर है वह जिस परिवार के संग रह रहा था उसको एकदम से छोड़कर चला जाता है। तो शायद मुझे लगा कि एक रात रुक जाता तो अच्छा रहता, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि वह उसके भीतर के आवेग को कमतर कर देता, तो शायद ये अंत ज़्यादा सही बहुत लोगों को लगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर सपना सिंह की कहानी है एक गली का मुसलमान हो जाना, और जो समय है उस समय के भीतर का जो समय का हमारा द्वंद्व है, हमारे भीतर का भय है, उस पर ये कहानी बात करती है। अच्छी कहानी है, अच्छे ढंग से उन्होंने उसको कहा है। किस तरीके से जो न्यूज़ है, मीडिया है, उसके जो जिस तरीके से रिपोर्टिंग आजकल की जा रही है, उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, और एक भय हमारे भीतर भरता ही जा रहा है, उसके बारे में ये कहानी बात करती है। फिर प्रज्ञा रोहिणी जी की कहानी है माया मरी न मन मरा। ये भी बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत अलग तरह की कहानी है, और एक बड़ा अलग सा विषय उन्होंने उठाया है कि एक व्यक्ति है जो कि जिसके पास बड़ा खूबसूरत दो बैलों की जोड़ी भी मुझे तो याद है इसको पढ़ते हुए, कि उसके पास बहुत शानदार एक बैल है, मेले में जाता है वो, उसकी बड़ी डिमांड है उसकी बैल की, और कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी से भी ज़्यादा उस बैल को प्यार करता है। और फिर अंत में हम जान पाएंगे कि वो वाकई में प्यार किसको करता था। तो
पढ़िएगा, मैं पूरा सस्पेंस तो नहीं खोल सकती कहानी का। फिर नीलिमा टिक्कू जी की कहानी है बेगैरत, अभी नहीं पढ़ पाई हूँ मैं इसको। फिर मेरी ही कहानी है चांद और कौवे। तो अपनी कहानी तो मेरी पढ़ी हुई है, तो क्यों ना मैं उस पर भी बात करती हुई चलूँ। तो बहुत ये भी एक छोटे से विचार से ये कहानी आई है, और कि इसमें कहानी बात करती है उन परिस्थितियों पर कि जहाँ पर स्त्री को देह तो समझा ही जा रहा है, लेकिन उसको उस ग्लानि में भी धकेल दिया जा रहा है। अगर पुरुष को वो वांछित सुख उससे नहीं मिल रहा, तो कैसे उसकी ग्लानि भी उसी के ऊपर वह आरोपित कर दे रहा है। इस विषय पर कहानी बात करती है, और मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। कुछ कुछ कहानियाँ हमको लिखकर खुद में लगता है कि हाँ, हम अपनी बात सही तरीके से कह सकें। तो मुझे लगता है कि जितना जटिल विषय था, तो बहुत, और कहीं पर भी कहानी मैं कहूँगी कि भाषा की जो सौम्यता है उसको मुझे लगता है मैं बनाए रखने में कामयाब हुई हूँ। तो निजी तौर पर मैं उसको अपनी उपलब्धि मानती हूँ। एक पंक्ति मैं इससे पढ़ देती हूँ कि उम्र के साथ चली आई अन्य व्याधियाँ स्वीकार्य हैं, किंतु स्त्री देह की शिथिलता बड़ा दोष है। उसे दंडित करना, अपमानित करना लाजमी है। ऐसा पुरुष की सोच है। ऐसी बातें कहानी की नरेचर को लग रहा है अपने पति के साथ। और इस कहानी में एक और मेरी बड़ी पसंदीदा पंक्ति है, अगर मुझे दिख जाए। हाँ जी, तो इसमें है कि जो नरेटर है उसका हस्बैंड जब उससे अच्छे से बात कर रहा है, तो वो कहती है कि नर हिरण ने अपने सींग गिरा दिए थे, पर मादा को घायल करने के कई विकल्प उसके पास सुरक्षित थे। अदृश्य सींगों के जख्म मन पर गहरे अंकित थे। तो जाने क्यों मुझे ये पंक्तियाँ अच्छी लगती हैं। फिर शिल्पी झा जी की कहानी है उसका शहर। इस कहानी में भी एक नई बदलती स्त्री किस तरीके से है, और जो हम अभी तक सुनते आए हैं कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो ये कहानी उस कहावत को झुटलाती है, और नई स्त्री किस रूप में सामने आ रही है वह हमको दिखाती है कि जहाँ पर एक एक पुरुष से अलग अलग समय पर प्रेम करने वाली, मैं कह दूँ, या प्रेम करने वाली भी नहीं, लगाव रखने वाली दोनों स्त्रियां भी कैसे दोस्त हो सकती हैं, उस पर ये कहानी बात करती है। तो मुझे इसका कंसेप्ट अच्छा लगा। और ये छोटी जो इन विचारों का बहुत महत्व है, और ये जो बदलता समय जिस तरीके से ये कहानियाँ दर्ज कर रही हैं उसका बहुत महत्व है। तो यहाँ पर जो स्त्री है वो ईर्ष्या की, संशय की चौहद्दी को लांघ कर जो बाहर आ रही हैं स्त्रियाँ। फिर अनुशक्ति सिंह की कहानी है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहुत चर्चित लेखिका है अनुशक्ति सिंह। छोटी सी कहानी है, और छोटी सी बात कहती है, लेकिन बड़ी प्यारी सी बात कहती है। और जो हम कहते हैं कि जीवन को बड़ा नहीं सुंदर होना चाहिए, तो उसी पर ये कहानी बात करती है। इसको पढ़िएगा आप लोग। इसके पश्चात जो कहानी है ममता सिंह जी की कहानी है स्याही। ममता सिंह जी की कहानी भी अभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। रश्मि शर्मा जी की कहानी मुझे पढ़नी है जल्द ही। रश्मि, वादा है आपसे पढ़कर ज़रूर आपसे बात करूँगी। मुझे लगता है आगे की कहानियाँ शायद मैं अभी नहीं पढ़ पाई हूँ। हाँ, नई लकीरें मैंने पढ़ी काव्य कटारे की। मैंने सबसे पहले यही कहानी पढ़ी, क्योंकि बिल्कुल हमारी अगली जनरेशन है काव्य कटारे, और बहुत संभावनाएं उनमें दिखती हैं। तो उनकी कहानी मैंने पढ़ी, और मुझे अच्छा लगा पढ़कर कि जो ये इसमें भी जो बदलता हुआ समय है, बदलती हुई स्त्री है, वह आपको दिखाई देगी। और अच्छा लगता है कि जो हमारी अगली जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रखने में सक्षम है। बच्चे स्कूल में है, स्कूल के बच्चों की कहानी है, और स्कूल में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर वह मुखरता से वहाँ पे बोल रहे हैं। हम लोग तो अपने टीचर से बहुत डरते थे, तो उस पर ये कहानी बात करती है। और बहुत काव्य को हमको बहुत सहेज के रखने की ज़रूरत है, और यह भी कि उनको जो है उनकी ग्रोथ भी होती रहे, वो प्रसिद्धि के उसमें हवा में ना उड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा मैं उस पर नहीं कर रही हूँ बात, पर बहुत आश्वस्ति होती है जब हम नई जनरेशन को देखते हैं इतनी संभावनाओं के साथ। आगे कविताएं हैं, कविताएं अभी मैंने
नहीं पढ़ी हैं, पर सारे ही बहुत बड़े नाम हैं, कविताओं के प्रसिद्ध नाम हैं, जिनकी और कविताएं इस अंक की भले ही ना पढ़ी हूँ, पर मैंने और अंक की कहानियाँ उनकी पढ़ी हैं। तो बहुत सभी मेरी पसंदीदा लेखिका कवयित्री हैं इसमें। जमुना बीनी की कहानी निया मैंने पढ़ी, इसमें छोटी सी कहानी है और मुझे लगता है कि कहानी में विस्तार होना चाहिए था। एक व्यक्ति है जिसकी 11 स्त्रियां हैं, तो उन स्त्रियों का जो आपसी संघर्ष है, द्वंद्व होगा, ईर्ष्या होगा, वह मुझे इस कहानी में नहीं मिलता। पर जो कहानी बात कहना चाहती है वह यही कहना चाहती है कि रूप से भी ज़्यादा ज़रूरी प्रेम है। तो जो विचार है कहानी के पीछे वह निश्चित ही सुंदर है, पर मुझे लगता है कि जमुना बीनी अगर इस कहानी पर और काम करें, इसको थोड़ा सा विस्तार दे दें, उन पात्रों के जो आपसी संबंधों के बीच की खींचतान होगी, जो द्वंद्व होंगे, जिन परिस्थितियों में वह इस संबंध में आए हैं, तो वह सब भी अगर इसमें आ जाए तो निश्चित ही अलग अलग तरीके की कहानी बनेगी। और जमुना बीनी के पास वाकई में जो ज़मीन है कहानियाँ लिखने की, वो बहुत अलग है। वह बहुत जिज्ञासा भी जगाती है और बहुत कम समय में जमुना बीनी ने अपना बहुत अच्छा नाम बनाया है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि विस्तार इस कहानी पर होना चाहिए था। तो जितना कुछ मैं अभी पढ़ पाई हूँ, अंक मुझे भी बहुत 2-3 दिन पहले ही मिला है, तो उसमें मैंने अभी ये पढ़ा है। और बाकी जैसे भी मैं पढ़ूँगी तो ज़रूर कोशिश करूँगी कि अपनी राय मैं पहुँचा सकूँ लेखकों तक, या जो पाठक मुझसे जुड़ना चाहें। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम लोग, कोई भी पत्रिका आती है, बुक आती है, तो सब लोग पूछते हैं कि कैसा है, अच्छा हो तो हम मंगवाएं। तो ये जो अच्छा है, एक तो इसकी परिभाषा सबकी बहुत अलग अलग होती है, और दूसरा आप जो भी पढ़ते हैं उससे कुछ तो आप पाते ही हैं। तो कोई भी पत्रिका है या किताब है तो उसके लिए इतना नहीं सोचिए। बहुत देखिए, तो इतना बृहद अंक है और सिर्फ 150 रुपये की ये किताब है, इसको आप मंगाइए। अगर इसकी 2 कविता भी आपको पसंद आ जाती है तो मैं कहती हूँ कि 150 रुपये तो बहुत कम मूल्य है। इतना बड़ा महाविशेषांक है, इसमें 256 पेज हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसका मूल्य बहुत ही रीज़नेबल है। तो किताबों को ख़रीदते हुए कम से कम ये ना सोचिए कि हमारे पैसे का जो रिटर्न है वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। किताबें आपको उससे बहुत ज़्यादा ही कुछ दे के जाती हैं। शुक्रिया।